चलिए अब आगे चलते हैं और ज़रा देख लें, बाढ़ तो सब तरफ आई है, पानी तो आपने पाकिस्तान में भी खोल दिया है। पंजाब का पानी घुस गया पाकिस्तानी लाहौर में। भाई देखें भाई, गीली मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी से पानी रोका जाता है, ये मुझे पहली बार मालूम चला, वो भी फावड़े से, और ऐसा सैलाब। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। पानी का कोई उपाय नहीं है, इस तरह से आप पानी को नहीं रोक सकते। एक ही उपाय पानी की निकासी, आप उसको निकालो बस कहीं भी, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो होता है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका था, आप अपनी सारी नहरों को भर लेते इतने पानी से। नहरें हैं या वो भी नहीं है? खैर पाकिस्तानी खुद परेशान है बेचारे, और कुछ तो इतने परेशान है कि क्या बताएं। सुनिए इन्हीं के मुँह से सुनिए। मीडिया वाले भी सुन रहे हैं, अगर तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत है अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं कहता गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना के मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तो उधर से आए क्यों? आप इंडिया से माइग्रेट करके? हां, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूं काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उसे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था, वहां का इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट बड़ा जबरदस्त है, वहां पे भी काश के मेरे मां बाप वहां से ना आए हुए। ये देखिए जो थोड़ा एजुकेटेड यूथ होगी वो ये ओपिनियन रखेगी। अरे बाप, इतने समय बाद अब जाकर पता चल रहा कि भाई साहब इंडिया में रहना बहुत फ़ायदेमंद था, पाकिस्तान में आके नुकसान हो गया। पाकिस्तान में तो इंडिया में तो बहुत फ़ायदा था जनाब, आप इंडिया से क्यों चले गए जनाब? इंडिया तोड़ दिया आपने हैं। अब अपने पुरखों गाली दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, अभी तो और दोगे, रुको। चलिए एक और मज़ेदार खबर आपको बताएं। आहा, तालिबानी फरमान नहीं छुएंगे पुरुष, 36 घंटे मलबे में फंसी रही महिला। अरे प्रभु, गजब हो गया। तालिबान में भूकंप आया तो कई महिलाएं दब गई उसमें, तो पुरुषों को ये आदेश दे दिया गया, ना ही उनका इलाज करेगा कोई पुरुष महिलाओं का, और ना ही कोई हाथ लगाएगा। तो दूसरे गांव की महिलाओं को बुलाया गया, फिर वो महिलाएं आई, फिर उन महिलाओं ने निकाला। गजब है साहब, मतलब भेड़ बकरियों से भी बुरी हालत है, इससे तो भेड़ बकरी को भी निकाल लेते हैं, महिलाओं को निकालने की आज़ादी नहीं है। भारत में एम्बलम को लेकर किसी ने बोला था, एम्बलम को लेकर आपका कहना है? नवीन जी, नवीन शर्मा जी शायद। शिर्क किसी भी मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। तो ऐसे में जो कल वहाँ हुआ, देखिए पहले भी कई सरकारों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या हमारी सरकार, बहुत काम किया हमने हजरत बल के लिए, कई ज़ियारतों पे काम किया, और हजरत बल का भी हमने बहुत जो है डेवलपमेंट का काम किया है। मगर कभी भी हमने वहाँ इस किस्म की गुस्ताखी नहीं मिली कि ये जो मतलब कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ी और उनसे ऊंचा तो हम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी कायनात उनकी वजह से है। तो आप इस किस्म का शिर्क वहाँ करेंगे, आप इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ गुस्ताखी करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोग, खुसूसी मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजबूर हो गए हैं, बहुत तकलीफ हुई है। और उस पर तो रहा ये कि जो लोग जज्बात पे आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग लगा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए टेररिस्ट है, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंदर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाए, मजरूह हो जाए, तो वहां पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अमरुल्लाह साहब से भी गुजारिश करूंगी कि जो औकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां तो कोई नॉन जेल में उसको तब समझ में आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा। ये मैडम अभी लोगों को भड़का रही हैं, ये बुत अरे बुत परस्ती तो भाई तुम्हारे नोट पे भी तो बुत परस्ती, हर जगह बुत परस्ती, निकालो बुत परस्ती को बाहर। तुम्हारी औकात देख लें फिर हम, तुम्हारी औकात क्या। इंडियन पासपोर्ट पे नाचने वाले लोग बेशर्मो, ये भी दूसरे फ्रॉड है। पहले वाले फ्रॉड देखे, ये दूसरे फ्रॉड है। आजकल वो पहले नंबर पे चल रहे हैं, ये दूसरे पर है। वारे वाह फ्रॉड, वारे गद्दारो, हराम का खा रहे हो 80 करोड़, उसमें तुम भी हो, ज़्यादातर तुम ही हो। हराम का खाने में समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हो रहा है, खुशखुशी तुम्हारी उसमें मिट रही है कि नहीं मिट रही खुशखुशी? हाँ, हराम का खा लोगे, हमारे पैसे का, काफिर के टैक्स के पैसे का। शर्म नहीं आ रही हराम का खाने में? तो शर्म करो थोड़ी, कल से लिख कर दो। मैं भी देखता हूँ कितने मुसम्मल ईमान वाले हैं जो लिख कर दे रहे हैं कि नहीं हम काफिर के टैक्स का पैसा नहीं खाएंगे भाई साहब, हमें नहीं चाहिए आपका। लिख कर दो, लिख कर राशन कार्ड अपने बंद कराओ। गजब बेशरम लोग, गजब बेशरम, इस कहते हैं ना बेहया लोग। पर खैर, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली बात कही है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेयर साहिबा क्या कह रही हैं उनकी सुन लीजिए, ये भी मुसलमान है पर इनकी भाषा सुन लीजिए। को यहाँ से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूँ यहाँ से आपके जरिए से, सर मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं है
पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। ये अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहाँ मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहाँ पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। अगर यहाँ उमर अब्दुल्ला लगा हुआ था, क्या उस पर भी ये यही करते? ये पीएसए लगाई नहीं, एनएसए लगाई है। ऐसे लोगों को देश से बाहर छोड़ कर आना चाहिए, हाथ पकड़ के देश से एकदम बाहर, है ना। जैसे उसको गद्दे को निकाला था ना, गद्दी को सिक्योरिटी बुला के, ऐसे इनको बाहर छोड़ देंगे। आपको देश नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, कहीं और चले जाए। ये तो ऐसे ही रहेगा, हमारा एमएलएम ऐसे ही रहेगा। बुत परस्ती तुमको प्रॉब्लम है, यहाँ तो हर जगह बुत लगे, हर चौराहे पे बुत है, तो कैसे रहोगे? तुम्हारी तो ब्लास्फेमी हो रही है। चल निकल निकल, जल्दी निकल, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से बाहर, निकल सुअर कहीं के। इस बाढ़ से केजरीवाल के कई फायदे हैं। हरियाणा और दिल्ली बीजेपी से रिवेंज, वहाँ के लोगों को भड़काकर सरकार के खिलाफ करना, पंजाब की कर्ज माफी, भीख मांगने की बाढ़, बहुत चल रहा है युवरतन जी, बहुत कुछ चल रहा है ना। रोना पीटना सबका चल रहा है, पैसे कोई देने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा इनको निकालो बाहर, ऐसे लोगों को जिनको भारत के एमएलएम से दिक्कत है, और इनको ले आओ जिनको गर्व हो रहा है। Now I am Indian, almost 3.5 years of hard work and finally I have baby. Next we'll do for baby. I got it. कितनी खुश हैं बताइए। भारत का गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया और भारत के वही भारत का चिन्ह, इसको लेकर कितनी खुश है। फॉरेनर है, भारतीय पासपोर्ट मिल गया, सिटीजनशिप मिल गई भारत की, खुशी से गदगद है। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो मिल गया उनको, तो बहुत खुश हैं कि आई एम इंडियन ऑलमोस्ट। बिल्कुल सही बात है। फ़र्क है सर, कुछ लोग एहसान मानते हैं, कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं, हरामखोर टाइप के होते हैं, है ना। उनको इस देश में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। डोंट। जीएसटी को लेकर बात कर लें थोड़ी सी। जीएसटी को लेकर भाई साहब बदलते, क्या कहे, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इनका बड़ा वीडियो वायरल है भाई। बीमा इस तरह से महंगा होता जाएगा तो आम आदमी अपने जीवन की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर पाए। ऐसे में स्वास्थ्य बीमा से जीएसटी हटाने या कम करने से लोगों को राहत मिल सकती है। लोग फिर से बीमा को रिन्यूअल कराने लग जाएंगे। इस महंगाई के कारण बीमा क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ ही लोग एक से अधिक बीमा खरीद रहे हैं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा क्या वाकई सस्ता हो जाएगा और आपके अच्छे दिन आ जाएंगे? बीमा पर 18% जीएसटी को अब 0 कर दिया गया है, लेकिन क्या इतने भर से बीमा का प्रीमियम सस्ता हो जाएगा? कितना सस्ता होगा? क्या वाकई इतना कम होगा जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है? बीमा का प्रीमियम कई बातों पर निर्भर करता है। मेडिकल इन्फ्लेशन के आधार पर भी बढ़ता है। मेडिकल इन्फ्लेशन का मतलब हुआ अस्पतालों में भर्ती और इलाज का खर्चा बढ़ते जाना। अगर अस्पताल ने अपना बिल बढ़ा दिया तो उस हिसाब से बीमा कंपनियां भी अपना प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। एक और कारण से प्रीमियम बढ़ सकता है, जैसे कोई कैंसर का मरीज है, उसने इस साल इलाज का क्लेम 5 लाख ले लिया, तो अगले साल उसका प्रीमियम बढ़ सकता है क्योंकि उसने क्लेम लिया, तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि दिखावे के लिए जीएसटी के कारण रेट कम होगा, मगर प्रीमियम की वसूली किसी और तरीके से भी हो सकती है। बाय गॉड यार, क्या कहें, इसको कहते हैं हिंदी में दोगलापन। किसी ने लिखा दोगलेश कुमार, सही है एकदम, नाम बड़ा सही ढूंढा आपने। क्या गजब दोगलापन है यार, हद हो गई। चलिए क्या कहें, कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। चलिए इनकी बात का जवाब बाद में देंगे, पहले जरा क्या कह रहे हैं हमारे तेजू भैया। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा काम मोदी किया? जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनकी माता जी के लिए जैसे अभी आप शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपने सुना आपको भैया? हमने सुना तो नहीं था, हमने जाना। हाँ। और किसी भी माँ के बारे में अब सब प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ माँ होती है, और दुर्गा माँ का समय आ रहा है, नवरात्र आ रहा है, ऐसे मौके पर तो किसी के माँ के ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से हम कहेंगे किसी भी लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। व्यक्ति विशेष, किसी परिवार के ऊपर, किसी माँ के बारे में, बहन के बारे में, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो भी लोग गलत किया सजा होनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं, क्योंकि माँ से हम भी प्रेम करते हैं। हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है, तो माँ का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊंचा होता है, और जो माँ कर सकती है बच्चे के लिए कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, ये बात सच्चाई है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अच्छा मोदी जी, तो भैया इनने तो एकदम खुल्लम खुल्ला फ्रंट खोल दिया, एकदम धाए धूम, कमाल है। तो तेज प्रताप जी हैं, तो बिल्कुल ये आदमी फिर भी सही लगता है ना। वोट इनको मिलना चाहिए। जो लोग आरजेडी के वोटर हैं उनसे निवेदन है, कृपया करके आरजेडी की जगह भैया तेज प्रताप को दे दो, कम से कम बंदा तो भी भला है। चलिए अब अगले वीडियो पे चलते हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, जीतेगी क्या कांग्रेस? और किसी भी चाय दुकान पे चले जाइए, हर कोई कह रहा है कि देखो बात जो भी हो वोट जिसको भी दें, लेकिन लग तो रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, कुछ घाव। बात जो भी हो वोट जिसको भी दें, लेकिन लग तो रहा है कि जो भी हो वोट जिसको भी दें, जो भी हो वोट जिसको भी दें, लेकिन बात जो भी हो वोट जिसको भी दें, बात जो भी हो वोट जिसको भी दें, बात जो भी हो वोट जिसको भी दें, मतलब गए मान लिया हार गए, यही सच्चाई है। बड़ी जल्दी मान गए, चलो अच्छी बात है।
जगह जगह जाइए, किसी से भी पूछो, करे देखो बात जो भी हो, वोट जिसको भी दो दें, लेकिन ये तो सही है, अपने मालिक का एजेंडा तो एकदम सही है, हमें भी वो मानते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वोट जो है वो सही जगह जाना चाहिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात एग्रीड है। आई डोंट ट्रस्ट लालू ब्लड, कह रहे नवीन जी। आइए कुछ और लोगों से बात कर लें। मुझे एक रिपोर्टर मुझसे बोल रहे थे कि मैम मैंने भी अपना नाम दिया था यूट्यूबर्स में कि राहुल गांधी यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं, तो मुझे ये कह के मना कर दिया गया कि वो सिर्फ पर्टिकुलर कास्ट के यूट्यूबर्स से मिलेंगे और तुम्हारी वो कास्ट नहीं है इसलिए नहीं मिलेंगे। तो क्या आपने पता भी किया था कि क्या थे आप वहाँ पे, तो क्या थ्योरी थी उसके पीछे? नहीं, उसमें ये एक डायनामिक मैट्रिक्स तो था कि अनप्रिविलेज्ड क्लासेस से या फिर जो किसी तरह से स्टेट से किसी फॉर्म में वायलेंस फेस कर रहे हैं उन लोगों को बतौर उसको एक मैट्रिक के तौर पर रखा गया था। इनफैक्ट मेरी उस व्यक्ति से बात हुई जो जिसको एक काम सौंपा गया है इस तरह की एक मीटिंग में, इन्होंने बोला शाबाश। तो राहुल गांधी जी जो यूट्यूबर से जो मिल रहे थे उसमें किससे मिलेंगे? दलित कास्ट से, ढूंढ ढूंढ के लाओ। हाँ, सबसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये भी चक्कर है। गजब क्राइटेरिया साहब, क्या फ्रॉड लोग हैं, क्या गजब के फ्रॉड लोग हैं। राजेश सानी जी कहते गुरु जी मैंने आज बंगाल फाइल देखी, मुझे मुसलमान का चेहरे से भी नफरत हो रहा है। अच्छा, फिल्म देख के ही चलिए, जिन्होंने असली में झेला उनका क्या हुआ होगा। तो ये रियलिटी है सर राहुल गांधी की। उधर राहुल गांधी की एक फोटो आ गई भाई साहब, ढिच के आऊँ, छोरा गायब। यस, बताते हैं कि मलेशिया के आइलैंड है लांकावी, वहां पर छुट्टी मनाने निकल गए। ओबे तेरी, बीचों बीच चुनाव के। वल्लाह तुम क्या कहती, स्कूटी चलाती, ऐसा जुलूम नहीं करो भाई। ओए होए होए होए, कमाल कर दिया। वही है क्या? हाँ बिल्कुल, कपड़े वही हैं। ओ हो, तो यहाँ किसके साथ छुट्टी मनाने गए भाई? पता तो करो। गुपचुप गुपचुप गुमसुम, कुछ तो गुपचुप गुपचुप चल रहा है भाई। चलिए क्या कहें, अब आप समझिएगा। गए हैं मलेशिया, ठीक है, और वहाँ से अब वहाँ कुछ लोग इनको मिलेंगे जो इनको वहाँ से नई चिट पकड़ाएंगे, नई चीज़ें समझाएंगे, नई ट्रेनिंग देंगे, और लौट कर आकर ये वही आग लगाएंगे धड़ाधड़। तो अब आप समझिएगा, चुनाव से पहले खूब धमाधम गर्मा गर्मी होनी है, धमाधम। महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर। कोई रात को आता, उसने कहा था सितंबर में हैं। चलिए क्या कहें, राहुल जी तो राहुल जी, उनके नेता भी गजब हैं साहब। मुख्यमंत्री जी हैं, टीका लगाने को मना कर दिया, आरती भी नहीं उतरवाई। अरे बस 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 हो गया, जरा दोबारा देखिए। नहीं 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 नहीं, ये सब मत करो। इतना गजब मुस्लिम प्रेम, और मुसलमानों से, ये मुसलमानों से प्रेम है। यहाँ तो बिल्कुल सब टोपी ओपी सब रखवाई है। हिंदू असल में इतने निकम्मे निकृष्ट हैं, हिंदुओं की ऐसी हालत है कि उनके मुंह पे कोई भी थूक के चला जाता है और इसके बाद भी वो चाटते रहते हैं बैठ के। इतने के बावजूद भी कांग्रेस की चाटने वाले हिंदुओं की कमी नहीं होगी, इतना सब देखने के बाद भी। गजब हालत है, बहुत ही निकृष्ट कौम है, बहुत ही निकृष्ट। आइए, सिर्फ वहाँ नहीं, इन्होंने तो राष्ट्रपति महोदया को भी ट्रोल करने की कोशिश करी। डू यू नो कनाडा? सब हंसने लगे। राष्ट्रपति महोदया जो हैं, महामहिम राष्ट्रपति, वो असहज हो गई। अब जवाब सुनिए, अब इनका जवाब भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी, कन्नड़ या कन्नड़ भाषा भले ही मेरे मातृभाषा नहीं है, लेकिन मेरे भारत में जितने भी भाषा है, जितने भी संस्कृति है, ये जितने भी परंपरा है, मैं सबको बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। सब अपनी भाषा को जीवित रखे, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को जीवित रखे, उस दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए शुभकामना देती हूँ। लेकिन मैं जरूर सीखूंगी कन्नड़ भाषा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पलट कर जवाब दिया, बहुत अच्छा किया, ताकि लोगों को पता चले कितनी सहजता और शालीनता के साथ जवाब दिया। एक तरफ एक ऐसा लग रहा कोई, समझ गए होंगे आप किस तरह का व्यक्ति, दूसरी तरफ देखिए। खैर, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, क्या नाम है अपने, अखिलेश जी ने। उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया टोटी चोर का। क्या झूठा आरोप था? कहते किसी आईएएस ने लगा दिया था। आइए देखें उस समय की न्यूज रिपोर्ट्स का बंगला। और आज हम मौजूद हैं अखिलेश यादव के 4 विक्रमादित्य मार्ग के बंगले में, जिसको राज्य संपत्ति विभाग ने खाली करा दिया है। मैं कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि जो गार्डन का एरिया, क्योंकि इस समय हम लोग छत पे खड़े हैं, जो गार्डन का एरिया है, किस तरीके से भव्य गार्डन का एरिया खूबसूरती से बनाया गया था अखिलेश यादव के द्वारा, और राज्य संपत्ति विभाग ने इसका देख रेख। सफेद रंग की ये पूरा इलाका है, सफेद रंग का पूरा ये भव्य इमारत है, भव्य बंगलो है, जिसमें अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिम्पल यादव और 3 बच्चों के साथ रहा करते थे। इस पूरे घर को दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर ये घर आखिर में है कैसा, कितना भव्य बनाया गया है। इसको कि पूरा बंगला पे जो व्हाइट कलर है, सफेद कलर है, वो पूरी तरीके से
के अलावा वो जिम का एरिया है, सोना आप हुआ करता था, उसके ठीक पर अब तो दिख रही है कि अब आप देख सकते हैं कि जिम में से हम प्रवेश कर रहे हैं और जिम में यहाँ पर किस तरीके से अत्याधुनिक सुविधाएं थी, किस तरीके से इसको बढ़िया मार्बल के साथ सजाया गया था, किस तरीके से यहाँ पर जिम किया करते थे अखिलेश यादव। और बड़ा सा यहाँ टीवी लगा करता था कि अगर कोई भी जिम यहाँ करना चाहता है तो टीवी देखते देखते यानी म्यूजिक सुनते सुनते जिम कर सकता है। आमतौर पर कहा जाता है कि म्यूजिक सुनते सुनते जिम करना लोग पसंद करते हैं और ऐसा ही अखिलेश यादव भी पसंद किया करते थे। जो एसी के ऊपर के प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं आप, यहाँ पर एसी पूरी तरीके से जो लगाया गया था वो बढ़िया कंडीशन में लगाया गया था। बगल में पेड़ पौधे हुआ करते थे क्योंकि पेड़ पौधे होने की वजह से, हरियाली होने की वजह से आमतौर पर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इसके अलावा जिस तरीके की भव्यता है यहाँ पर, जो सीढ़ियों को बनाया गया है, जो टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो मोजाइक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो निश्चित तौर पर काफी बेहतर है, काफी अच्छा है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। और ऐसे में पैसा इसमें कितना खर्च हुआ होगा आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जितना भी जिम का पूरा एरिया है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हुआ करते थे उन सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को पूरी तरीके से खंगाल लिया गया है, पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। हर वो सामान जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के तौर पर लगाया गया था, एक्स्ट्रा तौर पर लगाया गया था, वो जिम के न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे बल्कि फर्स्ट फ्लोर पर पूरे हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एसी की फिटिंग की गई थी उन सभी एसीज को यहाँ से निकाल लिया गया है, पूरा उखाड़ के ले गए थे साहब। तो कल जो कह रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। सिर्फ एक नहीं सर, तमाम सारे मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया, तमाम सारे, सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे आपको। फर्श भी उखाड़ कर ले गए, छत भी उखाड़ कर ले गए, कुछ नहीं छोड़ा। ये इन्हीं का घर है। वाह साहब वाह। बताइए, कमरों से एसी के स्विच तक निकाल लिए गए। पूर्व सीएम के बंगले के साइकिल ट्रैक भी टूटा मिला, तोड़ के गए थे। मैदान में लगी कुर्सियां भी गायब। तो ये तब की रिपोर्ट्स थी। फिर भी लोग यदि भूल गए तो ज़रा बता दूं, ये कुछ इलाके हैं, स्विमिंग पूल का इलाका, फलाना इलाका, जिनकी दुर्गति जो है इस तरह से की गई थी। ये देखिए, इस तरह से तोड़ कर गए थे पूरा। आलीशान सरकारी बंगले को खंडर बनाकर चले गए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हमारी न्यूज़ नहीं है सर, उस समय जिन्होंने छापी तब की है। आलीशान बंगले को खंडर बनाकर चले गए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। 10 जून 2018 की न्यूज़ थी ये। कल तो बड़े गुस्सा होकर कह रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, फलान नहीं, ढिकान नहीं। भाई साहब, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। ये तो बहुत समझिए कि एफआईआर नहीं होती है या एफआईआर नहीं हुई, कायदे से इस पर होना चाहिए था। 12 बजे तो सो के उठते ही हैं, क्या कहें। लेकिन अभी और परेशान है, इनकी गाड़ी के चालान कट गए भाई साहब। आइए, अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? बस हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है कितना हुआ चालान? क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है आपको देना है, तो मैंने पलट के कागज नहीं देखा। और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार, चालान कितना है? चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की है, एक्सप्रेस देता है 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं, मैंने कल ही कह दे दो। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी है, होगी जो कहानी होगी, जो हाँ लगवा रहे हैं, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा, जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा है। नहीं, पूरी काफी है। मैं कहता हूँ ऑफिस मंगाओ, जरा चालान के कागज मंगाओ। तो बताओ, इस बेचारे गरीब आदमी है, हम तो चलो इंस्टीट्यूशन से दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी का है, चलो हम तो पार्टी कार्यालय से देंगे क्योंकि पार्टी भी कोई चालान में गाड़ी पार्टी के नाम पर है। 8 लाख रुपए का चालान कट गया पूरे काफिले का, दे दनादन। भाई एक गाड़ी का थोड़ी, एक ओवर स्पीडिंग तो पीछे भी तो ना, धाए 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 कैमरे लगे, खट 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 खट। कह रहे वहाँ पे कोई बीजेपी का आदमी बैठा होगा। दद्दू हो, कुछ नहीं पता आपको, आप समझ भी नहीं पाओगे कांड क्या हुआ है। मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह से चालान हो रहे हैं। एक तो कैमरे से हो रहे हैं, जिन्होंने स्पीडिंग वाले कैमरे लगा दिए। एक तो पुलिस बैठी रहती बगल में, तो वो होती है, वो तो इनका काफिला देख के उसकी हिम्मत ही नहीं की बना दे, तो कैमरे से इनका चालान कटा। एक दूसरा चालान कैसे कटता जानते हैं? दूसरा चालान आजकल जो कट रहा है वो इस प्रकार से कट रहा है, एक टोल से दूसरे टोल के बीच की दूरी कितनी? उन्होंने कहा 100 किलोमीटर। बोले ऑल राइट। बोले कितनी देर में कवर करा उन्होंने, उससे वो स्पीड निकाल रहे हैं कि 100 किलोमीटर की दूरी है तो 80 मिनट में कवर होनी चाहिए। अगर 80 की स्पीड उन्होंने दे रखी है, 90 की स्पीड दे रखी है तो 90 मिनट में कवर होनी चाहिए, 90 माइल्स पर आवर की स्पीड से। अब आपने कर ली उसको कम में कवर, तब क्या होगा? अगर 100 की स्पीड से आप चल रहे हो तो 100 किलोमीटर की स्पीड आपने 100 की स्पीड से दी, आप चल रहे हो सॉरी, तो वो कितने में कवर होगी? 100 मिनट में। और यदि 90 की स्पीड से चल रहे हो तो कितने में होगी? 100 से ऊपर चली जाएगी। और अगर आप 100 मिनट से कम या 100 मिनट पे होते, इसका मतलब आपकी गाड़ी ओवर स्पीडिंग थी। 100 मिनट में कवर किया, 90 मिनट में आपने कवर कर लिया, दूसरे टोल से आप निकल गए, ऑटोमेटिक चालान सर घर आ रहा है खटाक से, प्यार से। बोले सर ओवर स्पीडिंग करिए, उन्हें कुछ नहीं पकड़ना, वो तो सीधे कैलकुलेशन कर रहे हैं आपका टोल टू टोल।
अब भागो, कितनी स्पीड में भागोगे। अब इसमें एक समस्या और आ रही है, दो चीज़ें। एक तो जो पुलिस वाले हैं वो कॉर्नर में बैठ जाते हैं। इसमें दो जगह इनकी बात सही है अपनी जगह, लेकिन कई जगह बेईमानी हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे पूरा हाईवे 90 किलोमीटर का, उन्होंने बीच में एक स्लॉट जो है ना हाईवे में, बीच में एक स्लॉट डाल दिया 80 किलोमीटर की स्पीड का। अब आपको तो दिख रहा है 90, आप तो 90 पे चल रहे हो, लेकिन एक जगह जाकर उन्होंने 80 का डाल दिया। बोले यहाँ से सड़क कट रही है, वो अपनी बहानेबाजी करके, और वहाँ वो लगाकर बैठ गए अपना सिस्टम कोने में पेड़ के नीचे छुप के, और आपका चालान कटना तय है। कटाक से आपका चालान कट जाएगा, गए आप काम से। अब आप सोच रहे हो यार 90 की स्पीड तो मैंने मेंटेन करी थी, चालान कैसे कट गया? तो ये बेईमानियां 80 पर भी हैं, कई जगह 70 भी कर रखी है, कई जगह 60 भी लिख रखा है। वो इतना छोटा सा बोर्ड आपको दिखेगा भी नहीं, और वो महज 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है बस, लेकिन उस स्ट्रेच में कर रखा है इस तरह से। ये तमाम सारी जगहों पर ये चालान का फ्रॉड चल रहा है, जो कि गलत है। सरकार को चाहिए पूरे हाईवेज पर एक स्पीड करे, और कम से कम 100 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए, है ना, बेयर मिनिमम, क्योंकि इतने पे तो यूजुअली चलता ही आदमी। आप चालान को कमाई का जरिया मत बनाइए, नहीं तो दिक्कत होगी। लोग परेशान है चालान से, ऑनलाइन चालान से सभी लोग परेशान हैं। अब आए दूसरे चालान पर। अब जैसे मैं जाता हूँ तो मैं यूजुअली जाता हूँ, मैं देखता हूँ रास्ता किधर से घूम रहा है। अगर कोई मुझे रास्ता ऐसे जाके ऐसे घूमता दिख रहा है तो मैं उसमें बीच में से कोई रास्ता ढूंढ लेता हूँ गाँव का, तो मैं उधर से निकल जाता हूँ स्पीड में। अक्सर मैं यही करता हूँ, क्योंकि मेरा भाई उतना बचेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक जगह ऐसी जगह ऑनलाइन चालान बना जो वहाँ का टोल एक बीच में था, वो टोल भी बच गया मेरा, मेरे 100 रुपये बचे, मैं निकल गया बीच में से। और मैं दूसरे टोल पर, अब क्योंकि ये रास्ता छोटा था तो मेरे इसमें बचे 40 मिनट, 40 मिनट्स जस्ट इमेजिन, और मैं दूसरे टोल पर पहुँच गया जल्दी। अब उसने लिया मेरा पीछे वाला टोल और ये वाला टोल, और उसने कैलकुलेट करके खटाक चालान। भैया बीच का टोल कटा ही नहीं है, वो भी तो देख लो। हो सकता है वो भी इन्हें जबरदस्ती काट दिया हो, धड़ाम से उड़ा दिया हो कि बीच का टोल शायद रह गया, हमसे काट दो। तो हमारे शॉर्टकट का तो फायदा ही नहीं हुआ कोई, है ना। तो ऐसा भी हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओवर स्पीडिंग से जो चालान के जरिए पैसे बनाने की जो फिराक में जो लोग हैं, उसको थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए सरकार को। इट इज़ नॉट गुड। हाँ, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ही भाग रहा कोई 120 पे, इतने उतने पे, तो फिर बात एक समझ में आती है। बाकी अभी देख रहा हूँ कि ओवर स्पीडिंग के नाम पर जबरदस्ती के जो चालान बन रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है, इससे सरकार की रेपुटेशन खराब होती है। आइए यूपी की बात चली तो यूपी चले। रवि किशन के बाद जो है किसी और का नंबर लग गया आज, किसका देखें। आज ये पहला अवसर है जब परिवहन विभाग का एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए, कार्यक्रम तो 11 बजे से मुझे बताया गया था, तो मैं मानता था कि मंत्री जी आपके 12 बजे तक पहुंचेंगे तो मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन अब मीटिंग में था, मुझे 10 बजे बताया कि मंत्री जी पहुंच गए। ओवर खतरनाक हो सकती है। आप घर में जाकर के पैसे भी क्या करते हैं, रात्रि भर क्यों चलते हैं? मैं तो मंत्री जी को भी कहता हूँ क्यों रात्रि भर चल रहे हैं? अपना समय पे जाइए, समय पे सोइए, समय पे अपनी सारी दिनचर्या को पूरा करिए, सारे कार्य समय पे होने चाहिए। अगर सूर्य भगवान भी यही कहने लग जाएंगे कि चलिए अब मैंने रात में उगूंगा, तब तो हो गया, हो गई धरती का करने। प्रकृति के अनुरूप हमें चलना होगा, प्रकृति के अनुरूप चलने के लिए हमें तैयार होना होगा। भाई साहब, अभी चाय वाले से लोग परेशान थे, तंबाकू गुटखा नहीं खाने देता। अभी पीछे गाय वाला आ रहा है, तंबाकू गुटखा तो ये वाले बैरियर में निकल गया, चाय वाले में गाय वाला आ रहा है, और समय से सुलाएगा, समय से उठाएगा। आज दयाशंकर जी की क्लास लग गई, बोले तो लेट आएंगे, हमें पता था, वो डर के मारे योगी जी के चक्कर में पहले आ गए, तो वो टाइम पर आए। मैंने क्लास सबकी लग रही सर, पीछे जो आने वाला बड़ा खतरनाक आने वाला लग रहा है मुझे। तो अपना लाइफ वाइफ तो भाई सब बंद हो जाएगा। हाँ, सीधा कहना भाई, समय पे सो, समय पे उठो, ऐसे नहीं चलेगा। अपना काम समय पर निपटाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। देखिए, पहले की सरकारों ने कभी आपकी चिंता नहीं करी आम जनमानस की, आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे, हमें काम चाहिए। अब ये कह रहे नहीं ओवर ड्राइव नहीं करना, रात में क्यों ड्राइव कर रहे हो, रात में क्यों गाड़ी चला रहे हो। मुझे अभी तक याद आता है, मैं एक बार दिल्ली से लौट रहा था और शाम हो गई थी, तो केंद्रीय मंत्री थे, तो वो बोले अभी निकलोगे? बोले नहीं अभी मत जाओ, अभी इनके लिए रूम खुलवा दो। अब मैं धीरे से जैसे तैसे बच के चुपचाप से निकला। मैंने कहा निकल लो पतली गली से। मैंने कहा हाँ मैं अभी देखता हूँ, बस थोड़ा सा खावा के आ जाऊँ। पट से गाड़ी से निकल गया। उनको ही पता चल गया कि लौट के नहीं आया, मतलब निकल गए। कितना इस सरकार में ध्यान रखने वाले लोग हैं कि आपका कितना ध्यान रखा जाता है। पट उनका फ़ोन है, बोले निकल गए, कहाँ पहुँच गए। सोचिए आप, मतलब रात में मत चलाओ गाड़ी। सबका एक ही कहना होता है, रात में मत चलाओ, रात में दिखता नहीं है, अच्छा नहीं है, दिन में ड्राइव करो। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, करीब आज से 3-4 साल पहले की है, शायद 5 साल हो गए होंगे तब बात थी। और आज योगी जी भी वही करें। मतलब आने वाले समय में आप ये समझ लीजिए कि लठ लेके भाई साहब आपको समझाया जाएगा, पीछे पड़ जाएंगे सारे के सारे। तो ये जो सरकार है ना सर, चाहे केंद्र की हो चाहे योगी जी को, ये जो नए जो ब्रीड आई है, ये आपको परिवार की तरह से रखते हैं। कैसे हमको जीवन जीना है, कैसे, वो सब खत्म हो गया पुराना वाला। पुराने वालों को कभी चिंता ही नहीं हुई, आप जी रहे हो मर रहे हो, चिंता ही नहीं थी। अगर किसी और के साथ ऐसा हुआ तो मुझे बताना भाई कि पिछली सरकार में किसी ने ऐसा, मैं जो बता रहा हूँ मैं 100% सच बात बता रहा हूँ। मैं तो उन मंत्री जी को भी खड़ा कर दूँ अगर कोई चैलेंज करे तो, है ना। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, उनका सबके साथ ऐसा था, सबके साथ। शाम को अगर कोई जा रहा, कहाँ जा रहे हो शाम को, नहीं शाम को, सुबह जाना। तो ये आज ये भी यही बात कर रहे हैं भाई, अपना काम जो है टाइम पर अपने उठो, टाइम पर काम करो, टाइम पर वाइंड अप करो। ज़्यादा लंबा जबरदस्ती ओवर ड्राइव नहीं करना। 80% ऑफ इंडियंस डोंट हैव ट्रैफिक सेंस, चालान ओके। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा, नवीन जी मेरा थोड़ा सा मतभेद है। रॉन्ग साइड आ रहे हो ना सर, 4 गुना चालान करो, ठीक है। पहली बात, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, चालान करो। स्पीड की जहाँ बात आ जाती है ना, अब फिर वही वाली बात है, मैं खुद ही स्पीड में चलाता हूँ तो शायद मैं स्पीड वालों का वो ले रहा हूँ। अगर बाकी सारे नियम फॉलो हो रहे हैं
और अगर थोड़ी सी स्पीड में चल रही गाड़ी तो यार थोड़ा उसको बख्श दो भाई, इतना ज़्यादा चालान मत ठोको, है ना। क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं खुद स्पीड में चलाता हूँ गाड़ी, और मेरी तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है। अगर 100 भी कर देंगे तो भी मेरा चालान कट ही जाएगा, ये भी मुझे पता है। तो प्रयास करते हैं कि कम चलाएं, लेकिन अब देखो सरकार ने सड़कें ऐसी बना दी भाई साहब, भाई भाई, ठीक है, उस पर पानी हिलता नहीं है तो एक्सीलेटर पैर अपने आप चली जाता है, लालच है, और पता नहीं चलती अगल बगल से स्पीड कितनी है, तो क्या करें। बहरहाल बिल्कुल भी नहीं चलानी चाहिए, जो स्पीड लिमिट है उसके अंदर चलाइए, 80-90 तक चलाइए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता है। एक मन का एक बस क्या कहते हैं, हरी मेनिया एक दिमाग के अंदर रहता है, हरी मेनिया, जल्दी जल्दी जल्दी, तो बस इसलिए आप भगाते हो, उसका कोई नतीजा नहीं है। तो बेहतर होगा सब लोग कम स्पीड में ही चलाएं, और सरकार भी 100 तक ले आओ थोड़ा सा, तो मतलब मेरे जैसे आदमी का गुजारा हो जाए, नहीं तो मैं तो कहीं निकलने लायक नहीं बचूंगा। मैं तो चला, मेरे साथ तो ये भी नहीं हो सकता ना कि ड्राइवर रख लो तो सही चलाएगा, अपन तो उसको उतार के नीचे खड़ा कर देंगे, तो हट साइड में मेरे को चलाने दे, क्योंकि अपन दूसरे को चलाने कहाँ देते हैं। खैर, तो कुल मिलाकर जो है योगी जी कह रहे हैं कि भाई सुबह उठना और शाम को सो जाना, जल्दी सोना जल्दी उठना, और भी कुछ कह रहे हैं। रखना बहुत बार कानून लोगों को बुरा लगता है, लेकिन याद रखना यही कानून अंततः आपकी सुरक्षा और आपके संरक्षण का आधार बनता है, यही कानून बनता है। जब आप इन्फोर्स कर रहे होते हैं, जब आप लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई नशे में गाड़ी मत चलाइए, हो सकता है कोई नशे का आदी व्यक्ति उस समय बुरा मानता हो, झगड़ा करता हो। जब आप किसी व्यक्ति को कहें, किसी अपने आप को बड़े दिखाने वाले व्यक्ति को बोलते होंगे कि भाई गाड़ी में आप फ्रंट सीट पे बैठे हैं, सीट बेल्ट बांधिए, हो सकता है उस समय उसको बुरा लगता हो, लेकिन वही सीट बेल्ट उसकी जान को भी बचाएगा। जब आप किसी बाइक सवार को, बाइकर्स को कहते हैं कि भाई हेलमेट पहनिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जैसे पेट्रोल पंप ने इस समय अभियान चलाया है, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हम तेल नहीं देंगे। बहुत सारे लोग विवाद खड़ा करते हैं, उस समय उनको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि पेट्रोल पंप वाले के हित में नहीं है, हित में वो बाइकर्स का हित में है कि वह अगर पहन करके चलाता है, दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम जान तो बच जाएगी। बस यही फर्क है सर, तब की और अब की सरकार में। सच्चाई यही है, जो नियम बने वो हमारे और आपके लिए बने, हम और आप सुरक्षित रहें इस बात के लिए नियम बने, है ना। बहुत सारे लोग क्लिप ले आते हैं सीट बेल्ट नहीं लगाना, आप ये समझ लेना सीट बेल्ट नहीं लगाना तो मतलब आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो। जरूरी नहीं कि आप स्पीड चलाओ, पीछे से आके किसी ने ठोका तो भी आप निपट लोगे, इसलिए सीट बेल्ट सबसे पहले। हेलमेट के बिना और हाईवे पे, पूरे हाईवे पर बाइक्स को बैन कर देना चाहिए। बहुत कम होती है, इक्का दुक्का होती है, लेकिन पूरी बैन कर देना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं। बाइक का मतलब तो ये हो गया कि मतलब सामने वाला अपनी जान हथेली पर लेके ही निकला है, किस्मत से ही घर पहुंचेगा। कितनी स्पीड में चलती हैं गाड़ियाँ साहब। श्री कृष्ण सेट कंट्रोल योर स्पीड एंड इमोशंस, बात तो सही है आपकी। www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ जाकर आप QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नंबर और नाम एड नोट में डालकर फिर सेंड कीजिएगा। तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल मिलेंगे, सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ध्यान से, और जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।